नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि इंग्लिश ग्रामर पढ़ने के लिए सबसे जरूरी बात क्या है। जैसे आपको एक घर बनाना हो तो घर बनाने के लिए कुछ भी बनाने से पहले हम बनाते हैं नींव, ताकि उस पर हमारी दीवार खड़ी हो सके। उसी तरह से टेंस को पढ़ना पड़ता है एक नींव के रूप में, ताकि आप इंग्लिश ग्रामर में आगे बढ़ सकें। टेंस इंग्लिश ग्रामर की नींव की तरह आप प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर किसी बच्चे को टेंस आता है तो उसे नाउन भी पढ़ाया जा सकता है, प्रोनाउन भी पढ़ाया जा सकता है, वर्ब भी पढ़ाया जा सकता है, एडवर्ब भी पढ़ाया जा सकता है, पैसिव वॉइस भी पढ़ाया जा सकता है, नरेशन भी पढ़ाया जा सकता है, सिंथेसिस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, सब कुछ पढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर उसको टेंस आता है तो टेंस एक नींव की तरह काम करता है, और इसीलिए इंग्लिश ग्रामर के इस कंप्लीट कोर्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे टेंसेस को, और टेंसेस को नींव बनाकर हम एक एक सीढ़ी आगे चढ़ेंगे और इंग्लिश ग्रामर को मैं पूरी तरह से आपके लिए कंप्लीट कर दूंगा। और मैं आज ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि जब ये कोर्स मैं कंप्लीट करूंगा तो आपके लिए इंग्लिश ग्रामर धुआं होने वाला है। यानी इतने सरल और सटीक तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि आपको इंग्लिश ग्रामर में दोबारा कभी भी कोई भी डाउट नहीं होगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले टेंस की, क्योंकि हमें इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स पढ़ना है। और हाँ, ये कोर्स केवल 9th और 12th के लिए नहीं है, बल्कि ये कोर्स एनडीए के लिए भी है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी है। तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो, टेंशन नहीं लेना, परेशान नहीं होना, ये कोर्स कंप्लीट है आपके लिए इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले टेंस की, क्योंकि टेंस हमारी नींव है और इसी की मदद से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दूसरी सीढ़ी पर डायरेक्ट नहीं पहुंचा जा सकता। सबसे पहले पहली सीढ़ी पर ही कदम रखना होगा। और मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे मैं पढ़ाता चलूंगा आपका हर एक डाउट क्लियर होता जाएगा, और एक दिन मैं इसी तरह पूरा का पूरा इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कर दूंगा। तो हम चलते हैं अपने लेक्चर पर, टेंस पर। टेंस को लेकर बड़ा अपवाद है। टेंस को हम कहते हैं हिंदी में काल। काल तो हम कह देते हैं, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते, और ना समझने की वजह से हम अक्सर गलतियां करते हैं। बहुत सारे अध्यापकों को भी, बहुत सारे बच्चों को भी, बहुत सारे लोगों को अक्सर मैंने देखा है कि टेंस की डिफिनीशन पता नहीं होती। टेंस क्या है ये पता नहीं होता। वो टेंस पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि टेंस क्या है। तो ये समझना होता है। सबसे पहले किसी भी चीज में डायरेक्ट नहीं घुस जाना चाहिए। अखाड़े में लड़ने जा रहे हो तो डायरेक्ट मत कूद जाओ कि सब वही मार के लिटा दें आपको और पता चले कौन बचाने आएगा। सबसे पहले अगर मल्ल युद्ध करने की तैयारी कर रहे हो तो पहले शुरुआती दांव पेच सीखने चाहिए। किसी भी चीज को पढ़ना हो तो उसे पूरी तरह से पढ़ना चाहिए। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जान का खतरा होता है। ठीक है, चलिए तो टेंस का मतलब पहले समझते हैं, फिर इसकी डिफिनीशन समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप कहते हो टेंस और टेंस को हिंदी में कहते हो काल। चलो मैं लिखता हूं, ये हो गया टेंस भाई। चलो आ जाओ आप टेंस। टेंस का मतलब आप समझते हैं काल। अब काल का मतलब आप समझते हैं समय, और समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। इतना क्लियर है? कुछ भी हवा हवाई नहीं है, सब धरती पर ही है, किसी के पैर ऊपर नहीं है। चलिए अब इतना कह सकते हैं, टेंस बराबर काल, काल बराबर समय, समय बराबर टाइम। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं टेंस बराबर टाइम। भाई यही निष्कर्ष निकलता है कि अगर सब एक दूसरे के बराबर, तो सीधी बात है कि टेंस बराबर टाइम, यानी टेंस समय है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। सब बच्चों को यही लगता है कि टेंस समय है। समय नहीं है वो। क्यों? क्योंकि अब एकदम सीधा सीधा एग्जांपल, अगर टेंस और टाइम दोनों एक होते तो लोग ऐसे कहते कि भैया आपकी घड़ी में कितना टेंस हुआ है। लेकिन हमसे आज तक कोई ऐसा मानव नहीं मिला जिसने हमसे ये पूछा हो कि आपकी घड़ी में कितना टेंस हुआ है। सब हमसे यही पूछते हैं कि आपकी घड़ी में कितना टाइम हुआ है।
तो जाहिर सी बात है कि टेंस अलग है, टाइम अलग है, इसीलिए लोग ऐसा नहीं कहते। अगर एक ही होते तो लोग कह रहे होते कि भैया बताइए कितना टेंस हुआ है, लेकिन किसी ने नहीं कहा। तो फिर टेंस है क्या? अगर जो अब तक समझ रहे थे वो नहीं है तो टेंस है क्या, ये पहला प्रश्न है। दो सेंटेंस लिखता है। चलिए पहला सेंटेंस हम लिखते हैं, दे ईट APPLE। चलो भाई, दे ईट एप्पल, इसकी हिंदी होती है वे सेब खाते हैं, और ये है आपका प्रेजेंट टेंस। दूसरा सेंटेंस लिखते हैं, दे ATEAPPLE, ये हो जाएगा पास्ट टेंस। क्यों? क्योंकि ये हो गया दे एट एप्पल, उन्होंने सेब खाया। हिंदी लिख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, ठीक है। नोट्स जरूर बनाइएगा। ये नोट्स आप अगर एक बार बना लेंगे तो दोबारा कभी आपको ग्रामर में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा प्रॉमिस है। चलिए, ये वाले का मतलब तो था कि वे सेब खाते हैं, ये वाले का मतलब हो गया उन्होंने सेब खाया। ये प्रेजेंट था, ये पास्ट था। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा क्या बदल दिया जिसकी वजह से मतलब बदल गया, प्रेजेंट से पास्ट हो गया, आम अंगूर में बदल गया। क्या बदला ऐसा हमने? तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दे है, यहाँ पे भी दे है, यहाँ पे एप्पल है तो यहाँ पे भी एप्पल है, लेकिन ये एट था, ये ईट था, ये एट हो गया। यानी केवल वर्ब को चेंज कर दिया, केवल क्रिया को चेंज कर दिया। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? वर्ब है। तो वर्ब को चेंज कर दिया तो टेंस प्रेजेंट था तो पास्ट हो गया। समझ रहे हैं आप? केवल वर्ब के साथ खिलवाड़ कर लीजिए तो टेंस का रूप बदल जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि अगर टेंस का रूप क्रिया का रूप बदलने से बदल रहा है तो टेंस क्रिया का ही एक रूप है। यानी टेंस की एकदम सीधी और सरल डिफिनीशन, टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब, फुल स्टॉप। यानी टेंस क्रिया का ही एक रूप है। ये इतना सरल है, इसको समझाने के लिए मुझे दो एग्जाम्पल देने पड़ गए। चलिए, तो टेंस क्रिया का ही एक रूप है, ये बात तो स्पष्ट हो गई कि जब क्रिया बदलेगी तो टेंस भी बदल जाएगा। यहां तक क्लियर है? फिर से समझ लीजिए। आप समझते आ रहे थे टेंस का मतलब काल, काल का मतलब समय, समय मतलब टाइम। यानी आपको लगता था कि टेंस मतलब टाइम है, लेकिन टेंस और टाइम अलग अलग है, टेंस और टाइम एक नहीं है। हमने इसको सिद्ध किया। दो एग्जाम्पल लिए, दे ईट एप्पल जिसका मतलब होता है वे सेब खाते हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। दे एट एप्पल जिसका मतलब होता है उन्होंने सेब खाया, और ये है पास्ट टेंस। और हमने इस बात को देखा कि वर्ब का रूप बदलते हैं तो टेंस का भी रूप बदल जाता है, यानी टेंस क्रिया का ही एक रूप है, और इसी चीज को हमने लिख लिया। क्लियर हो गया? अब पहला प्रश्न फिर से पूछता हूं मैं। आप हमेशा से समझते आए हैं टेंस का मतलब काल, तो अब आपके मन में एक डाउट और आ गया होगा कि सर अगर जो बचपन से पढ़ते आए हैं टेंस का मतलब काल, तो ये तो किताबों में भी टेंस का मतलब काल ही लिखा होता है, तो क्या इसका मतलब टेंस का मतलब काल गलत है? बिल्कुल गलत नहीं है, बस समझ गलत रहे थे। देखिए, इस काल का मतलब है कि आपको टेंस दो चीजों के बारे में बताता है, पहला तो समय और दूसरा दशा। कि भाई कार्य का समय क्या है, कार्य किस समय में हुआ, ये चीज आप टेंस से जान सकते हैं। गांव में कुछ लोग होते हैं जिनको हम लोग चलता फिरता अखबार बोलते हैं, जिनको हम सीसीटीवी कैमरा बोलते हैं। उनसे पूछिए कि अगर इस गांव में लड़ाई हुई थी तो कब हुई थी, कौन से दिन हुई थी, तो उनका यही काम है। इतने फालतू है वो लोग कि उनके पास एक ही काम है कि वो 24 घंटे निगरानी करते रहते हैं कि किसके घर में क्या हो रहा है, कौन सी गली में क्या हो रहा है, किसका बेटा क्या कर रहा है, किसका बेटा पढ़ रहा है, किसका बेटा नहीं पढ़ रहा है। तो जैसे गाँव में कुछ लोग होते हैं ना, ये सब जगह होते हैं, केवल गाँव में नहीं शहर में भी होते हैं, उनको दुनियादारी में ज्यादा सरदर्द लेना होता है, उनको बहुत टेंशन होती है, तो उनको चलता फिरता अखबार बोलते हैं हम लोग। उनसे कोई भी सूचना आप निकलवा सकते हैं कि किस दिन ये काम हुआ,
कौन कौन था जिसने ये काम किया। अच्छा, मारपीट हुई तो एकदम से कत्ल हो गया, मार दिए गए जान से, किसी केवल हाथ पैर ही टूटा, वो सब बता देंगे आपको। उसी तरह से ये टेंस है, ये भी जासूस है। इससे आप जानकारी ले सकते हैं किसकी, कार्य की। कार्य जो हो रहा है, वाक्य में जो कार्य हो रहा है, जैसे राम स्कूल जा रहा है तो ये कार्य है कि स्कूल जा रहा है, तो कार्य की दशा क्या है, वो कार्य पूरी तरह से हो गया यानी एकदम जान से मार दिया, या फिर अभी जिंदा बचने की उम्मीद है, या फिर कार्य अधूरा है। तो टेंस आपको कार्य की दशा बताता है कि कार्य की दशा क्या है, कार्य पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है, अधूरा है, या फिर हो रहा है, या फिर होगा। वो कार्य की स्थिति बता देता है, दशा बता देता है। और ये दूसरी चीज बता देता है समय। समय का मतलब कार्य अभी हो रहा है, वर्तमान में यानी प्रेजेंट में हो रहा है, या फिर कार्य पास्ट में हुआ, या फिर फ्यूचर में होगा। इसीलिए टेंस के 3 रूप होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी ये आपको समय भी बता सकता है। तो इस काल का मतलब यही है कि ये आपको समय और दशा बताता है, किसकी, कार्य की। लेकिन ये खुद समय नहीं है, ये खुद जाके नहीं लड़ता, लड़ाई हो रही उसको देखता है, ये उस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनता। जैसे वो लोग सिर्फ देखने वाले होते हैं, सूचना देने वाले होते हैं, वो खुद जाकर लड़ाई नहीं करते, ठीक उसी तरह से ये सूचना देता है, ये खुद नहीं जाता वहां पे। ठीक है, ये खुद समय नहीं है, बल्कि ये तो क्रिया का रूप है। क्लियर हो गया। अब एक चीज और होगी। पहली चीज, टेंस का मतलब काल, आपने समझा। इसका मतलब सीधा सीधा कि ये कार्य के समय और दशा के बारे में बताता है, लेकिन ये खुद समय नहीं है, बल्कि ये तो क्रिया का ही एक रूप है। यहां तक क्लियर हो गया। तो अब हम बात करते हैं कि इसके कितने रूप होते हैं। अगर मैं सीधा सीधा बात करूं तो आप सब बचपन से जानते हैं। पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसके आगे चलेंगे। अब बात करते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, हर एक बच्चा जानता है। पहला, चल भाई इधर आ जा, इसकी टांग पकड़ो, यहां खींचो। तो पहला होता है प्रेजेंट टेंस, हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा होता है पास्ट टेंस, जिसको बोलते हैं भूतकाल। ये चुड़ैल वाला भूत मत समझ लीजिएगा, नहीं तो आके रात को सताए। ठीक है। तीसरा होता है फजूरे टेंस यानी फ्यूचर टेंस। किसी मूवी में देखा था, वो फुटूरे बोल रहा था तो हमको याद आ गया। फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये टेंस के 3 रूप हैं। अब हर एक बच्चा इनको देखता है तो बहुत डरता है, लेकिन इनसे ज्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। इनमें से हर एक की कमजोरी है। कोई बाहर से दिखने में कितना ही सख्त हो, लेकिन अंदर से कुछ न कुछ कमजोरी हर इंसान की होती है। ठीक उसी तरह से ये दिखते तो बड़े भयंकर हैं, लेकिन इन सब की कमजोरी है। प्रेजेंट टेंस की कमजोरी है हा, पास्ट टेंस की कमजोरी है था, और फ्यूचर टेंस की कमजोरी है गा। अगर वाक्य के अंत में हा आ रहा है, जैसे राम स्कूल जा रहा है, तो अगर वाक्य के अंत में हा आ रहा है तो सीधे सीधे बता सकते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है, क्योंकि इसकी कमजोरी है हा। ये हा को लेके चलेगा, हा को छोड़ नहीं सकता, ये इसकी कमजोरी है। और अगर वाक्य के अंत में था आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये पास्ट टेंस है। ये पास्ट टेंस इसलिए है क्योंकि था जो है ना, ये पास्ट टेंस की कमजोरी है। और अगर यहीं पर आ जाए होगा, वाक्य के अंत में गा आ जाए, तो ये कमजोरी होगी फ्यूचर टेंस की, यानी ये हो जाएगा फ्यूचर टेंस। तो कितना आसान है पहचानना। प्रेजेंट टेंस तब होगा जब वाक्य के अंत में हा आएगा, पास्ट टेंस तब होगा जब वाक्य के अंत में था आएगा, और फ्यूचर टेंस तब होगा जब वाक्य के अंत में गा आएगा।
बताओ इसमें क्या डिफिकल्ट है भाई। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, चलिए हम एक सेंटेंस लिखते हैं, एकदम सीधा सीधा सेंटेंस। राहुल हिंदी पढ़ रहा है। अब चलो भैया कमेंट करके हमको बताओ ये प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है। जल्दी से वीडियो को पॉज करेंगे, कमेंट करेंगे, और जिसको नहीं समझ में आया कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है, वो नीचे जाके कमेंट देख लेगा। चलिए कमेंट करके हमको बताइए, वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर वापस आइए। ठीक है, तो एकदम क्लियर और एकदम आसान, एकदम सरल, इससे ज्यादा सरल कुछ हो ही नहीं सकता। प्रेजेंट टेंस तब होगा जब वाक्य हा पर समाप्त होगा, पास्ट टेंस तब होगा जब वाक्य था पर समाप्त होगा, और फ्यूचर टेंस तब होगा जब वाक्य गा पर समाप्त होगा। ये पहली जानकारी थी। अब इन सब के रूप होते हैं, इन सब के भी कई रूप होते हैं। तो चलिए मैं आपको इनके रूप गिना देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे आइए। तो अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इन सब के भी कुछ रूप होते हैं, वो देख लीजिए। प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं। पहला तो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब केवल इतना याद कर लीजिए ये, और बाकी सब वही 4 हैं। बस प्रेजेंट हटा करके पास्ट लगा दीजिए, तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर हो गया? यानी यही है, यही चारों मुख्य रूप से है। बाकी तो प्रेजेंट लगाना है या पास्ट लगाना है या फ्यूचर लगाना है। तो प्रेजेंट टेंस के 4 रूप होते हैं, पास्ट टेंस के भी 4 रूप होते हैं। बस अगर आप ध्यान से देखें तो केवल यहाँ पे पास्ट लिखा है, बाकी इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। पास्ट यहाँ पे लिखा है, कंटिन्यूअस टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट को हटा दिया, केवल पास्ट लिख दिया, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। यहाँ पे पास्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी ये तो एकदम सेम रहता है। आगे अगर प्रेजेंट लगा दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट लगा दिया तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर लगा दिया तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया। यानी याद यही 4 करने हैं, इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 याद कर लीजिए, और आगे जो पढ़ रहे हो उसी को जोड़ दीजिए। प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट को, पास्ट पढ़ रहे हैं तो पास्ट को, फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर को। यहाँ पे देखिए फ्यूचर टेंस के भी 4 रूप हमने लिखे। पहला फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अधिकतर बच्चे इस बात को जानते थे। क्लियर है? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस को, और प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। इन सब को हम एक एक करके पढ़ेंगे ताकि हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाएं। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ सके, क्योंकि हम इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस को एकदम शुरू से शुरू कर रहे हैं, बेसिक से, 0 से हीरो तक की सीरीज में। सभी बच्चों को हमारे साथ जोड़िए, अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना पढ़ाया जा रहा है उतना नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके नोट्स भी तैयार होते रहें, आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे, और लाइव क्लास के साथ हम इन सब चीजों को एक साथ हैंडल कर सकें। तो क्लासेस एक भी मिस नहीं करना, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करना है। और हाँ, इस वीडियो को शेयर तो करना ही है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के साथ हम ग्रामर की क्लासेस में आगे बढ़ेंगे। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए क्लास के साथ हम फिर से मिलेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।